हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करीब 10 या 15 दिन के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं बेटा। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, थोड़ा उसमें मैं बिजी था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। कोशिश करूंगा कि क्लास लेता रहूं। फिलहाल हम लोग पैराग्राफ का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये सीख रहे थे, और उसी क्रम में मैं आज आपको एक दो पैराग्राफ और भी बताऊंगा। कुछ हमारे बच्चों ने, हमारे प्री बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ट्रांसलेशन पैराग्राफ पर एक दो वीडियो और बना दो। दैट इज व्हाई आई एम हियर एंड आई एम टेकिंग दिस क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये पैराग्राफ है आपके 2023 में आया था। सेंटेंस तो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन थोड़ा समझना और ट्रांसलेट करना इनका थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के पैराग्राफ उठाया है, क्योंकि इस पैराग्राफ को जब मैं ट्रांसलेशन करने बताऊंगा तो जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज टीचर्स teaches you in the class other way when he teaches tenses। जब वो टेंस पढ़ाता है तो दूसरे तरीके से पढ़ाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे पैराग्राफ्स आ जाते हैं तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना होता है, और कुछ उसी तरह के वाक्य इस पैराग्राफ में। दैट इज व्हाई आई टेकन दिस पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाक्य तो बड़ा सिंपल है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। देखो ये कौन सा सबसे पहला काम क्या करना है, हमको टेंस पहचानना है। मैंने आपको बताया टेंस पहचानने के लिए हमको कहाँ देखना है, वाक्य के अंत में है आया है, ठीक है। अगर ता है, ती है, ते है आता या और कुछ आता तो ठीक है। अब देखो इस वाक्य में कोई दूसरी वर्ब नहीं, आपको है, हूं, हो ही वर्ब के रूप में मिल रहा है। ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग वाला है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, समय, टाइम। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, इज। उसके बाद समय के बारे में क्या कहा गया है, सबसे बड़ा शत्रु। तो क्या हो जाएगा, द बिग का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बिगेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द। टाइम इज द बिगेस्ट। उसके बाद इनिमी, और इनिमी किसका है, मनुष्य का, ऑफ ह्यूमंस, या मैन। हाँ मैन लिखो, ज्यादा सही होगा, मैन। ठीक, ये हो गया पहले वाक्य का ट्रांसलेशन। टाइम इज द बिगेस्ट इनिमी ऑफ मैन, पहले वाक्य का ट्रांसलेशन ये हो गया। चलो अब दूसरा वाक्य देखते हैं। इसका पाल, यही वाक्य ध्यान से पढ़ना, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। दो वाक्य हैं, पहला है इसका पालन न करने वाला मनुष्य, सॉरी एक ही वाक्य है बेटा, लेकिन हमें दो वर्ब की जरूरत होगी, तो इसलिए ये दो वाक्य में ही टूटेगा, कभी सफल नहीं होता, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, एक तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें एक पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है, दूसरे वाक्य के लिए क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया था। फिलहाल मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, इसका पालन न करने वाला मनुष्य। अब देखो यहां पर पहला वाक्य खत्म हुआ। अब देखो इसको आप पढ़ोगे तो किसी टेंस में इसकी पहचान नहीं मिलेगी। अब देखो लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ यही मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनेशन हॉल में यही होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि हम किस टेंस में इसको ट्रांसलेट करें। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब कोई ऐसे स्पीच जैसी चीज दी जाए, जैसे स्पीच कंटिन्यू, जैसे कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, ठीक है, या जैसे कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री होती है ना, लोग कमेंट्री करते हैं, आप सुन रहे थे ना, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हमेशा किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। याद रखना, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। उस वो आप सेंटेंस पहचान पाओ या ना पहचान पाओ, ठीक है, मतलब टेंस पहचान पाओ या ना पहचान पाओ। अगर नहीं पहचान पाते तो ठीक है, नहीं पहचान पाते हो, ऐसे वाक्य जो रिलीवेंट हो, ऐसा लगे कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो कमेंट्री की तरह, उसका ट्रांसलेशन आप किस में करना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में करना। तो ऐसा है ना, देखो ये पूरा वाक्य मैंने जो लिखा है, अब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रिलेवेंट बात है, मतलब कोई प्रेजेंट की बात है, और ये सार्वभौमिक सत्य बात है।
हाँ, ये भी ध्यान रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आएगा तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही, सॉरी, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना कि समय का पालन न करने वाला आदमी सफल नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप समय का पालन नहीं करते तो आप सफल कैसे होगे? ठीक है, अभी आप पढ़ाई परीक्षा चल रही है और आप सो रहे हो, अब पास हो सकते हो? नहीं पास हो सकते ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आएगा सेंटेंस के अंत में देखने पर आप टेंस भले ना पहचान पाओ, ट्रांसलेशन हमेशा किसमें करना? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो चलो करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मनुष्य। मनुष्य के लिए यहां पर क्या लगाओ? ए पर्सन। अभी मैंने आपको बताया टेंस कौन सा लगेगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट कब लगाओगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। डज नॉट कब लगाओगे? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो देखो ए पर्सन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? डज नॉट। ए पर्सन, सॉरी, ए पर्सन, ए पर्सन हु, ए पर्सन हु डज नॉट। ठीक है, एक आदमी जो नहीं। अब पालन करने की अंग्रेजी क्या होती है? फॉलो। ठीक है, ए पर्सन हु, यहां जो लगा, जो सॉरी हु क्यों लगा? क्योंकि बेटा देखो आ, इसका पालन न करने वाला मनुष्य। ठीक, तो यहां पर एक भाव छुपा है कि एक आदमी जो इसका पालन नहीं करता। ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जब एग्जाम में आए तो ऐसे ही ट्रांसलेशन करना कि झूठ बोलने वाला बच्चा, ए बॉय या ए चाइल्ड हु स्पीक, सॉरी हु टेल्स अ लाई। ठीक, झूठ बोलने वाला बच्चा, चोरी करने वाला आदमी, या बात न मानने वाला आदमी। जब ऐसे वाक्य आएंगे ट्रांसलेशन ऐसे करना, ए पर्सन हु आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट, इसका किसके लिए आया है? टाइम के लिए, और टाइम क्या निर्ज्यूत, उसके लिए क्या लग जाएगा? इट। ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट। अब यहां पर कभी सफल नहीं होता, लास्ट में आ ए ही आया, लेकिन ये बेटा पास्ट इंडिफिनिट में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। और यहां सबसे अच्छा आपको क्या लगाना होगा? हो सकता है, मतलब कैन का यूज आप करोगे। आपको कहे, आपके दिमाग में होगा सर यहाँ तो सकना आया नहीं है, यही मैं आपको समझा रहा हूं ना। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटा ना, आपको सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, उसमें किसी भी टेंस का कोई भी रूल नहीं होता है, उसको हम समझकर अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। तो ये समझ वाला ही वाक्य है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। तो ए पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट, उसके बाद कभी सफल नहीं होता, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कैन नेवर बी सक्सेसफुल। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, पहला वाक्य था समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। उसके बाद दूसरा वाक्य था इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। ठीक है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? मैंने आपको बताया, पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसे वाक्य आए कि झूठ बोलने वाला बच्चा, सड़क पर दौड़ने वाला बच्चा, किसी की बात न मानने वाला बच्चा, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर हु लगाना, उसके बाद क्या लगा देना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर अफर्मेटिव है तब एस या यस, अगर निगेटिव है डू या डज के साथ नॉट लगाना। उसके बाद कभी सफल नहीं होता, कैन नेवर बी सक्सेसफुल। आगे चलते हैं, सक्सेसफुल एक सी और लगा लो, सॉरी बेटा। अब आगे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलो यहां ये ऊपर वाला वाक्य मिटा देते हैं। ठीक, ऊपर वाले से। तीसरा वाक्य है, कहा जाता है कि, बड़े अच्छे अच्छे वाक्य ध्यान देना, कहा जाता है कि। तो कहा जाता है का ट्रांसलेशन पहले करेंगे, की अंग्रेजी दैट हो जाएगी। नदी की लहर और
समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। फिर से देखो ई आया, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमको वर्ब में यस या यस या डू या डज नॉट लगाकर ही ट्रांसलेट करना है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना, कहा जाता है जब भी आएगा तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इट इज सेड। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इट इज सेड, कहा जाता है। उसके बाद क्या, की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दैट। अब दो सब्जेक्ट है, नदी की लहर और समय की गति। तो लहर की अंग्रेजी क्या होती है, वेव्स ऑफ रिवर। ठीक, और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंड समय की गति, समय सॉरी पेस, पेस मतलब गति, पेस ऑफ टाइम। ठीक, इट इज सेड दैट वेव्स ऑफ रिवर एंड पेस ऑफ टाइम। वेव्स ऑफ रिवर मतलब समुद्र की सॉरी नदी की लहर, और पेस ऑफ टाइम मतलब समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कुछ छूट गया क्या, अरे अरे अरे, एक वाक्य बीच में छूट गया बेटा, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। चलो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर उसका भी मैं ट्रांसलेशन बता देता हूं। पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि वेव्स ऑफ रिवर एंड पेस ऑफ टाइम। देखो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट, दोनों एंड से जुड़ गए तो क्या बन गया, प्लूरल। तो अब क्या करेंगे, प्रतीक्षा, हमारा वर्ब क्या है, प्रतीक्षा, वेट फॉर। वेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर नन, किसी की नहीं, नन, ये हो गया। इट इज सेड दैट वेव्स ऑफ रिवर एंड पेस ऑफ टाइम वेट फॉर नन, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी की नहीं, दोनों मिलकर क्या बन गया, नन बन गया। ठीक, तो इसको हम एक तरह से कहावत, एक इंग्लिश में है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। इसकी जगह हम ये लिख सकते थे, वेव ऑफ रिवर एंड पेस ऑफ टाइम वेट फॉर नन। इसकी जगह हम लिख सकते थे कि इट इज सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वो भी लिख सकते थे, वो भी सही था, वो कहावत है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो, जब एग्जाम हॉल में आपको कहावत ना याद आए, ऐसे आप लिख देना, नदी की लहर मतलब वेव ऑफ रिवर एंड पेस ऑफ टाइम वेट फॉर नन। अब एक वाक्य ये छूट गया बेटा कि बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। मैं नीचे वाला वाक्य मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ये वाक्य, बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। फिर से देखो, ये लास्ट में आया, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में ही होगा ट्रांसलेट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बीता समय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम मतलब बीता समय। उसके बाद कभी नहीं जब आता है तो हम क्या लगाते हैं, नेवर। ठीक है, उसके बाद वापस आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम बैक। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो वर्ड में क्या लग जाएगा, यस या यस। द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, ये हो जाएगा, बीता समय लौटकर कभी नहीं आता। चलो हम देखते हैं आगे और कौन से सॉरी इस पैराग्राफ में और कौन से वाक्य हैं। इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसलिए की अंग्रेजी सो, या आप दैट इज वाई दोनों भी लिख सकते हो, दैट
इज वाई, दोनों सेम है। दैट इज वाई ट्रांसलेशन में अक्सर यूज किया जाता है। सो कंजंक्शन के लिए यूज किया जाता है, और दैट इज वाई जब ऐसे कुछ जोड़ना ना हो, बताना हो किसी के, ठीक है। चलो ठीक है, दैट इज वाई हो गया। उसके बाद समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, ठीक है। टेंस पहचानते हैं, लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, ते है आया, ठीक। तो बेटा जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, कुछ मजबूरियां हैं। जब हमें किसी का गुण, रंग, दोष बताना हो तो ता है, ती है, ते है आने के बाद भी हमको इज एम आर का यूज करना पड़ता है। कब कब, जब किसी का गुण बताना हो, किसी का रंग बताना हो, किसी का दोष बताना हो। जैसे एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल देखो, कौवा काला होता है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्रो इज ब्लैक, यही होगा ना, ठीक। बाघ पीला होता है, पीला और काला होता है, तो अब क्या लिखोगे, रंग बता रहे हो, यहां कौवे का रंग बता रहे हो, ठीक है। अब शेर खतरनाक जानवर होता है, लास्ट में ता है, ती है, तो आया, लेकिन ये गुण उसका बता रहे हो, खतरनाक, द लायन इज अ डेंजरस एनिमल। तो जब कभी भी गुण, रंग या दोष बताना हो, ता है, ती है, ते है आने के बाद भी हमको क्या करना होता है, इज एम आर का यूज करना पड़ता है। तो उसी उसी तरह के वाक्य है कि समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। अब देखो यहां पर बेटा कोई वास्तविक कर्ता नहीं है, मतलब किसको समय के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है ये पता नहीं है ना। जब कभी भी वाक्य में वास्तविक कर्ता ना हो तो हम इट बना लेते हैं कर्ता, तो हम लिखेंगे इट इज, सदैव की अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज। उसके बाद लाभदायक की अंग्रेजी क्या होती है, बेनिफिशियल, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। यहां पर चलना, वर्ब क्या है हमारा, चलना। लास्ट में नाने नहीं आया तो सीधी सी बात हम इन्फिनिटिव बताएंगे, लेकिन यहाँ वॉक मत लिखना, मूव लिखना, ठीक है। वॉक सही शब्द नहीं होगा, टू मूव विथ टाइम, ये हो गया ट्रांसलेशन। वॉक तो जैसे हम कोई बगल बगल चल रहा है तो हम उसके साथ साथ चले, ठीक है। लेकिन मतलब वॉक हम तब यूज करेंगे जब बगल वाली वस्तु हमको दिखाई दे, लेकिन समय तो हमको दिखाई नहीं पड़ता ना, समय के हिसाब से हमको सारा काम करना पड़ता है, तो वहां मूव शब्द, मूव वर्ब ज्यादा यूज होगा। सो या दैट इज वाई इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू मूव विथ टाइम। आगे चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण मूल्यवान है, मूल्यवान है। आगे, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। खत्म ही कर देते हैं, अंतिम वाक्य बचा है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। छात्रों के लिए तो
समय का एक एक क्षण मूल्यवान है। फिर से टेंस पहचानो, है, हूं, हो ही आ गया तो सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब इज एम आर वाला है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। पहले किसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी? अदर वर्ड, छात्रों के लिए, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब एक एक क्षण, तो एवरी, एक एक के लिए क्या लगा दो? सिंगल। ठीक है। एक एक मतलब सॉरी, एक एक के लिए एवरी, सॉरी एक एक क्षण, इन तीनों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एवरी सिंगल। सॉरी यार, एक एक के लिए एवरी सिंगल हो जाएगा, क्षण की अंग्रेजी हो जाएगी बेटा मोमेंट। ठीक है। एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक। फॉर द स्टूडेंट्स एवरी सिंगल, एक एक के लिए एवरी सिंगल, और मोमेंट सॉरी क्षण की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मोमेंट। ये हमारा सब्जेक्ट है। फॉर द स्टूडेंट्स एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट है हमारा एवरी सिंगल मोमेंट। उसके बाद हमको क्या लगाना है? इज एम आर, हम क्या लगाएंगे? इज। फॉर द स्टूडेंट्स एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम इज, मूल्यवान की अंग्रेजी क्या होती है? वैल्यूएबल। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। फॉर द स्टूडेंट्स एक एक क्षण, ये हमारा सब्जेक्ट है। समय का एक एक क्षण, ये हमारा सब्जेक्ट है, मूल्यवान है, वैल्यूएबल। तो फॉर द स्टूडेंट्स एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम इज वैल्यूएबल। आगे चलते हैं, अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। यही ऊपर हम कर दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। चाहिए आ गया तो हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। तो उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। दे के बाद हम क्या लगाएंगे? शुड। शुड। उसके बाद शुड के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे शुड मेक, अब क्या बनानी चाहिए? दिनचर्या। दियर डेली, दिनचर्या की अंग्रेजी डेली रूटीन। दियर डेली रूटीन, दे शुड मेक दियर डेली रूटीन। उन्हें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए समयबद्ध ढंग से। समयबद्ध की अंग्रेजी क्या होती है? टाइम बाउंड। ढंग मतलब क्या हो गया? मैनर। दे शुड मेक दियर डेली रूटीन इन टाइम बाउंड मैनर। ये हमारा अदर वर्ड था। दे हमारा सब्जेक्ट था, शुड हेल्पिंग वर्ब, मेक वर्ब, दियर डेली रूटीन ये ऑब्जेक्ट था, और ये अदर वर्ड में क्या हो जाएगा? इन टाइम बाउंड मैनर। समयबद्ध ढंग से मतलब इन टाइम बाउंड मैनर। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। दे शुड मेक दियर डेली रूटीन इन टाइम बाउंड मैनर। चलो अगले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। अगला वाक्य हमारा क्या है? समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। होता है। ठीक है। अगर होता तब आप कैन लगाते, होता है आ गया है तो हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। चलो ट्रांसलेट करते हैं। समय का पालन करने वाला व्यक्ति, फिर से देखो वही वाक्य आगे मैंने आपको बताया ना कि बात को मानने वाला व्यक्ति, बात को मानने वाला बच्चा, वही ट्रांसलेशन है। तो करते हैं। ए पर्सन हु, समय का पालन करना, हु फॉलोज द टाइम। ए पर्सन हु फॉलोज द टाइम नेवर फेल्स इन हिज लाइफ। जीवन है, हाँ, इन हिज लाइफ। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ए पर्सन हु फॉलोज द टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन हिज लाइफ, अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ये वाक्य सारे देखने में तो बड़े सामान्य थे, लेकिन ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो ध्यान से करना। इसमें
ऐसे वाक्य थे जो टेंस में पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन आपको लॉजिक के हिसाब से करना है। लॉजिक मतलब जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो प्रेजेंट में ही यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट के तीनों आ जाते हैं, और आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट के तीनों ही वाक्य थे, में केवल दो थे, वही जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं और इज एम आर वाला, यही दोनों में ये खत्म हो गया है और एक जगह शोर लगा। तो ध्यान से अब यहाँ पर भी देखो बेटा, इससे पहले वाक्य में एक आदमी जो समय का पालन नहीं करता जीवन में कभी सफल नहीं होता, दूसरा वाक्य था जो मैंने बताया, तो वहां केवल ता था, होता है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, होता है आ गया, ता है ती है ते आ गया, तो यहाँ पर इसलिए वर्ब में यस या यस लगा, और वहां केवल आ आया था इसलिए क्या लगा है, नेवर लगा। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ नेवर आप लगा सकते थे, जब लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप नेवर लगा देते तब भी सही माना जाता। अब इतना इतना जो है नहीं, जब ताहती है ते आ गया तो यस या यस ही लगेगा, अगर आप नेवर लगा भी दोगे सही मान लिया जाता है। चलो, तो ये था हमारा पैराग्राफ, खत्म करते हैं बेटा, आप ध्यान से देख लेना, आपको मदद ही मिलेगी। थैंक यू बेटा, टेक केयर।